जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई DDU यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं अपने जो हमारे स्टूडेंट UG में है यानी अंडर ग्रेजुएट में है उनके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, माइनर AEDU 203 या AEDU 102 जिसका टाइटल आपका फैशन एसेसरीज है, इसका एक माइनर पेपर मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ। चाहे आपका टाइटल AEDU 203 हो या AEDU 102 हो, दोनों का सिलेबस सेम है। तो स्टूडेंट्स, ये 2023-24 का प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है। ये आपका एक माइनर पेपर है, तो इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में फैशन एसेसरीज में कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके राइट आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी हमेशा की तरह हो सके सबसे अच्छी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहना चाहूँगा, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और ढूंढ के आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, ऑथेंटिक सॉल्यूशंस कराते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप अपनी तैयारी को अच्छे से संपन्न कर सके। तो स्टूडेंट, वीडियो को फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा, क्लास में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एकदम क्या है इसकी रेटिंग्स को बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सलमा वर्क इज फेमस इन, यानी सलमा वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ से कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो स्टूडेंट सलमा वर्क जो है वो राजस्थान में, यानी सलमा की जो मतलब ये जो कढ़ाई का या आप कह सकते हो फैशन वर्क है सलमा, तो ये जो है यहाँ का कहाँ का प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है स्टूडेंट, सलमा जो है ये राजस्थान की एक कढ़ाई की कला है। ठीक है, जो साड़ियों पे और वस्त्रों पे की जाती है, ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, रक्त के धब्बे निम्न धब्बे के अंतर्गत आते हैं, यानी ब्लड के स्टेन जो कपड़े पे लग जाते हैं वो किस धब्बे के अंतर्गत आते हैं। वानस्पतिक धब्बे, पशु से संबंधित धब्बे, विविध धब्बे यानी डाइवर्स धब्बे और मिनरल रिलेटेड धब्बे। तो स्टूडेंट ये एनिमल, क्योंकि धब्बे जो हैं वो खून के होते हैं, चाहे वो आदमी के हो, पशु के हो, चाहे किसी के हो, तो वो पशु संबंधित आते हैं। ठीक है, आदमी भी पशु में ही उसकी श्रेणी में रखी जाती है, इसलिए जो रक्त के धब्बे जो किसी ड्रेस मटेरियल पे या कुछ भी पड़े हों वो पशु संबंधित धब्बे, एनिमल रिलेटेड स्टेन माने जाते हैं। स्टूडेंट, साथ ही साथ दूध, दही, मीट के जो धब्बे हैं वो भी आपके पशु संबंधित धब्बे ही माने जाते हैं, एनिमल रिलेटेड स्टेन्स माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन उठा लिया गया स्टूडेंट इस पेपर में आपके लिए, कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो प्रिंटर जो रिजल्ट देता है आउटपुट है, टेलीविजन आउटपुट है, लाइन प्रिंटर आउटपुट है, और क्या रहा उपयुक्त सही। तो स्टूडेंट इसमें इसका सारा आंसर गलत, इसमें सारे ऑप्शन गलत, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई राइट आंसर नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि सारे जो हैं वो आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर जो भी आउटपुट है, लाइन प्रिंटर भी आउटपुट है और टेलीविजन भी आउटपुट है। तो ये क्वेश्चन गलत छप गया था, क्योंकि इसके डी ऑप्शन में ना चाहिए, उपयुक्त सभी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन आप राइट मान लीजिए, ई मैं बता दे रहा हूँ, ई मतलब आप जान लीजिए इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन पे पिछले बार सबको नंबर दे दिए गए होंगे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रंगाई की एक विधि है, यानी कौन सा डाई करने का, कपड़ों को डाई करने का एक मेथड है। तो प्रिंटिंग, फिनिशिंग, फिर करा है मर्सराइजिंग। ठीक है, मस्कराइजिंग और बटीक। तो स्टूडेंट, डाई करने की कई विधियाँ प्रसिद्ध हैं, जिसमें बटीक एक डाई करने की विधि है। इसके साथ ही साथ डाई करने की विधि स्टूडेंट बेल भी है, बेली, BALE, बेली डाइंग होता है, बटीक डाइंग होता है और बीम डाइंग होता है, बीम, BEAM, बीम डाइंग। तो ये तीनों डाइंग है, तो बटीक को भी याद रख लीजिएगा, बेल को भी, बेल डाइंग BALE, और बेली डाइंग जिसको आप कहते हो, और बीम डाइंग BEAM, बीम डाइंग भी होता है। कलर करने की ये विधि है। अगला प्रश्न, कपड़े से रंग हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट, जो कपड़े से रंग हटाने की प्रक्रिया होती है, इसमें से अगर हम देखें तो मुद्रण मतलब छापने की, डाइंग मतलब कलर करने की, ब्लीचिंग से ही कलर हटाते हैं। ब्लीचिंग जो है वो रिमूविंग कलर्स या स्टेन, धब्बे हटाने की या रंग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्लीचिंग कहलाती है स्टूडेंट। लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों में रंग हटाने की क्रिया को एक नाम से और जाना जाता है, उसको आप याद रखिएगा, स्ट्रिपिंग, STRIPPING, स्ट्रिपिंग के नाम से हम जानते हैं। इसका हिंदी आप चाहे तो गूगल करके देख लीजिएगा। रंग हटाने की टेक्सटाइल फैक्ट्री में एक प्रक्रिया होती है, इसको स्ट्रिपिंग कहते हैं। ऊनी रेशे के मुख्य घटक क्या हैं, यानी ऊनी रेशे किससे बने होते हैं। तो कह रहा है सेलुलोज से, केराटिन से। तो स्टूडेंट, एक तरह का जो ऊनी रेशे होते हैं वो एक तरह का प्रोटीन होते हैं। ऊन किससे बनेगा, भेड़ के बालों से बनेगा। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, केराटिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन है जो बालों में पाया जाता है, खास करके जानवर के बालों में, तो उसको केराटिन कहते हैं। वो वुल प्रोटीन भी कहलाता है, उसको वुल प्रोटीन यानी ऊन का प्रोटीन भी कहा जाता है केराटिन को। ठीक है, तो बालों का प्रोटीन केराटिन होता है। अगला प्रश्न,
पुरुषों और महिलाओं के लिए लिपटा हुआ निचला परिधान है, यानी शरीर से बंधा हुआ निचला परिधान, नीचे का हिस्सा कमर से नीचे जो हम वस्त्र पहनते हैं, पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या है? ये प्राचीन समय से पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहला करा अंगरखा, अंगरखा जिसको हम कहते हैं वस्त्र को अंगरखा बस कहते हैं, चाहे वो कोई वस्त्र हो। फ्लैट फ्रंट, सपाट सामने। फिर करा अतरिया और करा पटियाला सलवार। तो स्टूडेंट पटियाला सलवार तो बहुत नया ड्रेस है, और पटियाला सूट पहनते हैं, तो पटियाला नीचे महिलाएं पहनती हैं, तो पुरुषों से इसका नहीं है, लेकिन ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पूछा है, तो उसको अंतरिया कहा जाता था। अंतरिया, प्राचीन समय में अंतरिया और उतरिया, UTTARIA, अंतरिया और उतरिया दो तरह के ड्रेस होते थे। तो अंतरिया जो होता था वो लोअर, और उतरिया जो होता था कमर से ऊपर पहने जाने वाले पोशाक को कहा जाता था। और स्टूडेंट ये कपड़ा होता था जिसको एक ऊपर पहना जाता था और एक शरीर के नीचे, चाहे पुरुष और स्त्रियां अपने हिसाब से पहनते थे। तो ऊपर के वस्त्र को आप उतरिया कहते थे, UTTARIA, और नीचे के वस्त्र को अंतरिया, ANTARIA, ठीक है, तो RIYA कह सकते हो आप, ठीक है। तो अंतरिया और उतरिया दो तरह के क्लॉथ होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों पहना करते थे। अगला प्रश्न, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किस प्रकार का कपड़ा सबसे उपयुक्त है? तो स्टूडेंट ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कॉटन सबसे उपयुक्त है। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कॉटन, और कॉटन लिनेन भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। कॉटन, कॉटन के बाद लिनेन। अगला प्रश्न देखते हैं, टाई एंड डाई। टाई मतलब होता है स्टूडेंट बांध देना, और डाइंग मतलब कलर करना। तो आप देखते हैं दुपट्टे को गर्म रंग में जैसे डुबोया जाता है बांध के, वही टाइंग डाइंग होती है, ठीक है। तो टाइंग डाइंग की प्रक्रिया में वो बोल रहा है कि किसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो कह रहा है बंधाई, रंगाई, मतलब टाई एंड डाई में महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? बंधाई, रंगाई, डिजाइनिंग, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट बंधाई, रंगाई दोनों और डिजाइनिंग सब है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बांध के ही तरह तरह की डिजाइन दी जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फुलकारी प्रसिद्ध है, यानी फुलकारी जो डिजाइन है या एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो स्टूडेंट फुलकारी जो होती है, जिसको आप फ्लोरल आर्ट भी कहते हैं, फ्लोरल आर्ट, फुलकारी है, ये पंजाब में प्रसिद्ध है। पंजाबी जो वस्त्र हैं उस पर, खास करके महिलाओं के वस्त्र पे फूलों के चित्र जब छपे रहते हैं पूरे वस्त्र पे, तो उसको फुलकारी के नाम से जाना जाता है। तो फुलकारी की साड़ियाँ और पटियाला सूट भी आते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें, और ये पंजाब की प्रसिद्ध डिजाइन है जो कपड़ों पे हुआ करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त के धब्बे निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन रिपीटेड था, और इसका फिर वही आंसर हो जाएगा कि ब्लड स्टेन जो होता है वो एनिमल रिलेटेड स्टेन में आते हैं, ठीक है, पशु से। अगला क्वेश्चन करा, सही क्रम बताइए, सही क्रम में। तो स्टूडेंट रेशा, धागा, कपड़ा, वस्त्र। तो स्टूडेंट पहले रेशा आता है, रेशे से धागा बनता है, धागा से जो है फैब्रिक बनता है, और उसके बाद फैब्रिक से कपड़ा बनता है, कपड़े से ही क्या बनाया जाता है? फैब्रिक। जैसे रेशा निकाला गया, रेशा से धागे का निर्माण हुआ, धागे से कोई कपड़ा बन गया। अब कपड़े से जो आप जैसा वस्त्र बनवाना चाहते हो, शर्ट पैंट जो भी बनवाना चाहते हो, तो आपका बन जाएगा। तो सही क्रम यही है, रेशा, धागा, कपड़ा, फिर वस्त्र। अगला क्वेश्चन, लिनन के रेशे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन, लिनन का सबसे ज़्यादा उत्पादन माना जाता है कि इस ऑप्शन में देखें तो आयरलैंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे है? आयरलैंड में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन लिनन का आयरलैंड में है, ठीक है, इसको आप आयरलैंड कर लीजिएगा इसमें से। नहीं तो चाइना को भी माना जाता है स्टूडेंट, लेकिन इस ऑप्शन में चाइना चूंकि नहीं है, तो आयरलैंड में सबसे ज़्यादा होता है। छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट जो छोटा रेशा होता है, जो लंबा नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसको स्टेपल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? छोटे छोटे रेशे को स्टेपल कहते हैं, और बड़े रेशे को, लॉन्ग फाइबर को फिलामेंट कहते हैं। तो फिलामेंट जो है स्टूडेंट ये लॉन्ग फाइबर है, और छोटा रेशा क्या है? स्टेपल है, ठीक है। अगला प्रश्न, कपास का पौधा है, कपास का पौधा कितने समय का होता है? तो स्टूडेंट कपास का पौधा 120 से लेकर 200 दिन के आसपास तक का होता है। तो ये 6 माही पौधा है, 6 महीने में, 6 महीने तक रहने वाला पौधा है। इसका लाइफ 6 महीना होता है, 6 महीने में तैयार हो जाता है। 4 से 5 महीने में हो जाता है, लेकिन 6 महीने तक ये टिका रह सकता है, मतलब माना जा सकता है। रात को सोते समय निम्न वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। तो रात को कहता है जीन्स नहीं पहन के सोएंगे, साड़ी नहीं, सलवार कुर्ता नहीं, नाइट सूट। तो स्टूडेंट रात के लिए नाइट सूट का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा कि हमने फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग का भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिया है, जिसका ADU 201 कोड है, या ADU 100 भी आप कह सकते हो। तो स्टूडेंट उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि फैशन एसेसरीज और फैशन डिजाइनिंग दोनों आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित पेपर हैं। कई सारे क्वेश्चन आपस में एक दूसरे में रिपीट हुए हैं। तो आप जाके हमारे चैनल पर फैशन डिजाइनिंग एंड क्राफ्ट डिजाइनिंग वाला माइनर देख लीजिएगा, तो इसमें आपको मदद मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन करा, अस्तर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्टूडेंट कपड़ों में खास करके
जो पतले कपड़े होते हैं महिलाओं के, तो उसमें अस्तर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कपड़े अधिक टिकाऊ बनते हैं, कपड़े अधिक मजबूत होते हैं, वस्त्र का गिराव ठीक रहता है। उपयुक्त सभी तो स्टूडेंट, अस्तर लगाने से कपड़े क्या रहते हैं? मजबूत और टिकाऊ तो हो ही जाते हैं। ये दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, कि अधिक जो ड्यूरेबल होंगे, अधिक स्ट्रांगर होंगे, और ड्रॉप जो होगा वो उनका अच्छा होगा, जैसे मतलब गिराव उनका अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन का पहला देश, यानी रेशम का उत्पादन सबसे पहले किस देश में हुआ? तो स्टूडेंट, रेशम का सबसे पहले उत्पादन चीन से हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। रेशम कुकून जानते हैं, रेशम के कीड़े से होता है स्टूडेंट, इसीलिए कह रहा हूँ आप जाके फैशन डिजाइनिंग वाला भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, उसके सारे क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल्टर का नाम है। स्टूडेंट ये पूछना चाह रहा है कि हाल्टर लाइन क्या होती है? तो सिलाई में स्टूडेंट एक नेक लाइन से, नेक से एक कपड़ा होता है, नेक गर्दन से, जिसमें वो गले से आगे की तरफ पूरा होता है, और पीठ महिलाओं का एक वस्त्र होता है जो नेक लाइन से शुरू होता है गले से, यानी उस ड्रेस को पहना जाता है, एप्रॉन की तरह होता है, आप कह सकते हो। ठीक है, आप जाके गूगल करके देख लीजिएगा। तो ये नेक लाइन इसको कहा जाता है, हाल्टर लाइन को नेक लाइन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कश्मीरी गाउन को किस रूप में जाना जाता है? तो स्टूडेंट, कश्मीरी जो गाउन होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है, चाहे जेंट्स का हो चाहे फीमेल का हो, और ये लंबे लंबे वस्त्र उनके होते हैं। इसको हम फिरन या फेरान के नाम से जानते हैं। तो फिरन या फेरान, इसको अंग्रेजी में रोम अराउंड लिखा है स्टूडेंट, कि लटका हो, लेकिन इसका असली नाम फिरन ही है, PHIREN हम इसको कहते हैं इंग्लिश में भी, फिरन, जिसको ये उसका मतलब मीनिंग लिख दिया रोम अराउंड, तो फिरन कहते हैं कश्मीरी ड्रेस को, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है, यानी कौन प्रकृति से तैयार नहीं होता है? तो कपास यानी कॉटन होता है, सिल्क भी होता है, रेयान और ऊन भी प्रकृति से ही मिलता है। लेकिन जो रेयान है स्टूडेंट, ये वुड पल्प यानी लकड़ी के पल्प से तो तैयार होता है, लेकिन इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको सेमी नेचुरल माना जा सकता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं होता है, बनता तो प्रकृति के अंशों से है, लेकिन इसमें केमिकल का भी इस्तेमाल होता है रेयान तैयार करने में। ठीक है, तो रेयान आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नौवारी पोशाक, नौवारी ड्रेस कहाँ से संबंधित है? तो स्टूडेंट, नौवारी ड्रेस महाराष्ट्र से है। स्टूडेंट, इसको आप इसे समझने के लिए आप ड्रेस के नाम लिखिएगा, गूगल करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कैसा ड्रेस है, आपने देखा है। ठीक है, तो ये नौवारी जो ड्रेस पहना जाता है, ये पोशाक कहाँ के ड्रेस कहा जाता है? तो ये महाराष्ट्रियन ड्रेस को कहा जाता है। ठीक है, उनकी साड़ी भी स्टूडेंट आप देख सकते हो कैसी होती है, खास करके वही नौवारी ड्रेस में आती है, महाराष्ट्रियन साड़ी को आप उसका उदाहरण मान सकते हो। अगला क्वेश्चन कर रहा है पोचमपल्ली नाम है। तो पोचमपल्ली किसका नाम है? स्टूडेंट, पोचमपल्ली, स्टूडेंट मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए नहीं बताता हूँ कि मैं सीधे प्रश्न बताता हूँ, उनके राइट आंसर आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पोचमपल्ली रंगाई के पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न वाली साड़ियाँ होती हैं, यानी इस पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनी होती है, जो ट्रेडिशनल साड़ियाँ होती हैं जिसपे ज्यामिति की डिजाइन बनी होती है। और ये तेलंगाना, हैदराबाद से सटा हुआ जो इलाका है तेलंगाना, वहाँ की साड़ियाँ, वहाँ का ये डिज़ाइन है जो वहाँ के साड़ियों पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ये पोचमपल्ली डिज़ाइन जो होता है वो वहाँ की साड़ियों में रंगाई में इस्तेमाल किया जाता है, और ये खास करके रेशम की साड़ियों पे देखने को पोचमपल्ली डिज़ाइन मिलती है। अगला क्वेश्चन, कांथा कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो कांथा कढ़ाई जो है स्टूडेंट, ठीक है, ये ऊन और धागे से की जाती है। ठीक है, तो कंथा एम्ब्रॉयडरी जो है ऊन और धागे से की जाती है, और ये बंगाल, उड़ीसा, बंगाल से सटा हुआ उड़ीसा है, तो बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा के तरफ प्रसिद्ध है। स्टूडेंट, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ यूपी में भी ऊन को लेके कढ़ाई महिलाएं किया करती हैं, तो उसी तरह की एक कढ़ाई की विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, यानी बनारस में जो कढ़ाई की जाती है बनारस में, उसको क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट, बनारस में सिल्क की साड़ियाँ मिलती हैं, और कढ़ाई जो होती है वो जरी की कढ़ाई होती है, जिसको जरी जरदोजी के नाम से हम जानते हैं। तो जरी जरदोजी जो है, जरी की कहते हैं ना, जरी की साड़ियाँ या जरी की कढ़ाई है, तो उसी को फिलिग्री जो होता है स्टूडेंट, वही बनारस में प्रसिद्ध है। तो सिल्क की साड़ियों, बनारस सिल्क की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध भी है, और जरी जरदोजी की कढ़ाइयाँ के लिए भी बनारस प्रसिद्ध है। वहीं स्टूडेंट आपका लखनऊ जो है चिकन की कढ़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। छोटे रेशे को एक साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? यानी जो छोटे छोटे, मैंने बताया स्टेपल जो यार्न होते हैं स्टूडेंट, स्टेपल यार्न जो होते हैं वो छोटे छोटे सूतों से बनाए जाते हैं, और फिलामेंट यार्न जो होते हैं ये इसमें सूत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लंबे और बड़े सूत होते हैं, तो छोटे रेशों से स्टेपल सूत बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कूसा या कोसा क्या है? तो कोसा स्टूडेंट एक तरह की सिल्क की साड़ी है, एक रेशम की साड़ी का प्रकार है कूसा। स्टूडेंट, सारे नाम आप नोट कर लीजिए, चाहिए तो गूगल करके नाम आप नोट करते जाइए कि ये क्या है, और इसको गूगल करके देखिए तो आपको तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस डिज़ाइन को ये कहते हैं।
स्टूडेंट पेपर ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपको फैशन का आइडिया है, बुटीक का आइडिया है, तो ये पेपर आपके लिए आसान होने वाला है, वरना बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है। किस प्रकार के सूत, लंबे सूत सतत रेशों से बनाए जाते हैं? अब मैंने बता दिया स्टूडेंट, लंबे सूत जो होते हैं वो फिलामेंट होते हैं, और जो छोटे सूत होते हैं वो स्टेपल होते हैं। तो लंबे सूत के लिए फिलामेंट हमारा राइट आंसर होगा। इसको बिल्कुल याद करिए, ये सब प्रश्न रिपीटेड होंगे। अगला क्वेश्चन है, रंग चक्र पर समान दूरी पर स्थित 3 रंगों के प्रयोग को कहा जाता है? तो स्टूडेंट, रंग जो चक्र होता है, यानी जो कलर व्हील होता है, कलर व्हील पे समान दूरी पे स्थित 3 रंगों को क्या कहा जाता है? ट्राइडिक कलर स्कीम। ट्राइडिक कलर स्कीम। तो ऑप्शन बी जो आपका कह रहा है, त्रिक रंग योजना, इसको अंग्रेजी में ही मैंने याद किया, ट्राइडिक कलर स्कीम, यानी त्रिक रंग योजना। ठीक है, त्रिक रंग योजना आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रंगाई का एक प्रकार नहीं है? रंगने की एक प्रक्रिया क्या नहीं है? तो रंगने की, डाई करने की कई सारी प्रक्रिया। डाई मतलब होता है स्टूडेंट रंगना, तो एसिडिक डाई, बेसिक डाई और वेट डाई होता है, लेकिन नायलॉन डाई नहीं होता है। नायलॉन तो एक वस्त्र है स्टूडेंट, नायलॉन को रंगा जाता है एसिडिक डाई से, जैसे कॉटन डाई नहीं हो सकता है। एसिडिक डाई होती है, बेसिक डाई होती है और वेट डाई होती है। नायलॉन क्या होता है? एक वस्त्र है, तो वस्त्र तो डाई नहीं होगा। नायलॉन को रंगने की जो प्रक्रिया होती है वो एसिडिक डाई से की जाती है, तो नायलॉन डाई नहीं है, ये गलत है। कताई में धुरी का क्या स्टूडेंट, जब ये आप देखे होंगे, जो व्हील होती है जिससे कताई की जाती है, मैंने कताई मतलब काटना जो होता है, रेशे को तैयार करना, तो वो क्या कर रहा है? धुरी क्या करता है? तो धुरी स्टूडेंट अपनी जगह पर फाइबर को अपनी जगह पे बनाए रखता है। ठीक है, टू होल्ड द फाइबर एट इट्स प्लेस। ठीक है, तो आपको ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न, कताई में प्रारूपण प्रणाली यानी ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या होता है? तो स्टूडेंट, स्पिनिंग में, स्पिनिंग मतलब कताई, कताई में जो है प्रारूपण प्रणाली यानी ड्राफ्टिंग सिस्टम क्या करता है? तो एक समान सिल्वर का उत्पादन, या सिल्वर मतलब स्टूडेंट चांदी नहीं है, बिल्कुल इसको चांदी मत समझ लीजिएगा। तो वो जो एक तरह का सिल्वर का, यानी आप कह सकते हो रेशों का उत्पादन करने का काम करता है। सूत का आप कह सकते हो कि सूत का जो वो ढेर बनाता है तो एक समान बनाता है। कह रहा है, 2 या 2 से अधिक एकल धागों को, यानी जो है ट्विस्टिंग 2 और मोर सिंगल यार्न, तो क्या बनाया जा सकता है? मतलब किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? 2 या 2 से अधिक एकल धागों को साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? तो स्टूडेंट, जो 2 और मोर सिंगल यार्न को ट्विस्ट करके प्लाइड यार्न, प्लाई सूत यहाँ पे लिखा है, इसको स्टूडेंट प्लाइड भी कहते हैं, PLIED, प्लाइड यार्न के नाम से भी हम जानते हैं, तो प्लाइड सूत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा करघा लूम का प्रकार है, यानी कौन सा लूम का एक प्रकार नहीं है? तो स्टूडेंट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लूम मतलब करघा जिससे होता है, जिससे बुनाई की जाती है। तो कह रहा है जैकवार्ड लूम, ये भी लूम है। डबी करघा, यानी डबी लूम भी होता है, और प्रोजेक्ट लूम नहीं होता है स्टूडेंट। प्रोजेक्ट लूम ये तो कंप्यूटर में इससे रिलेटेड, IT से रिलेटेड से हो जाता है, बाकी ब्रेडिंग करघा है। तो प्रोजेक्ट लूम नहीं होता है, जो हमारा फैशन एसेसरीज यानी जो हमारी बुनाई कताई की सीरियल में प्रोजेक्ट लूम नहीं होता। प्रोजेक्ट लूम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, ये इसका फैशन से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अबला एक प्रसिद्ध मिरर वर्क है, तो कहाँ का जो है शीशे का वर्क, जो अबला, उस शीशे के वर्क को अबला कहा जाता है? तो स्टूडेंट, राजस्थान और गुजरात का, जो आपने देखा होगा राजस्थानी ड्रेस में शीशे लगे रहते हैं, वस्त्रों में, महिलाओं के वस्त्रों में खास करके जो वो पहनती हैं, तो उसमें स्टूडेंट शीशे लगे होते हैं, गोल गोल या चरकोर, मतलब आप कह सकते हो कि वर्गाकार या गोल गोल शीशे लगे होते हैं, तो इसको अबला भी कहा जाता है। इसको कच्छ, जो गुजरात का एक जगह है उसी के नाम पे इसको कच्छ वर्क भी कहा जाता है, या शीशा की कढ़ाई भी कही जाती है। तो ये भारत के स्टूडेंट राजस्थान और गुजरात में प्रसिद्ध है। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा, गूगल करके, इमेज जैसे ही गूगल करेंगे आपको चित्र दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपड़े से वैक्स छुड़ाने की उत्तम विधि है? स्टूडेंट, अगर कपड़े पे मोम लग जाए तो उसका छुड़ाने के लिए क्या है? तो कह रहा है मिट्टी का तेल, प्रेस, गर्म पानी। नहीं स्टूडेंट, कपड़े पे मोम लग जाए तो उसका गर्म पानी सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, गर्म पानी में उसको डाल दीजिए तो वहाँ से वो वैक्स निकल जाता है, मिट्टी का तेल का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, CPU का फुल फॉर्म है? तो स्टूडेंट, इसमें कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस, कुछ CPU से भी रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिस्टर निम्न में से किसमें होता है? तो स्टूडेंट, पॉलिस्टर किसमें होता है ये पूछ रहा है, तो पॉलिस्टर किसमें घुलनशील है ये पूछना चाह रहा है। पॉलिस्टर निम्न में से किसमें होता है? तो पॉलिस्टर इज सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब घुलनशील पूछ रहा है स्टूडेंट, हिंदी और अंग्रेजी में बड़ा अंतर है। तो किसमें घुलता है या घुलता है ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट, जो पॉलिस्टर है यहाँ पे आप सही करें, किसमें घुलनशील है? तो मेटाक्रिसॉल में जो है
पॉलिस्टर घुलनशील है, जबकि नायलॉन जो है फॉर्मिक जो दूसरा ऑप्शन है इसमें नायलॉन घुलनशील है, ठीक है। और मेटाक्रिजोल में पॉलिस्टर घुलनशील माना जाता है और फॉर्मिक एसिड में नायलॉन घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन, कसूती कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो स्टूडेंट कसूती कढ़ाई जो आप जानते हैं या नाम भी सुना होगा, तो ये कर्नाटक में प्रसिद्ध है, कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई है। निम्नलिखित में सबसे पुराना टाका क्या है? स्टूडेंट हेरिंग बोन को ही सबसे पुराना टाका माना जाता है। इसको आप कंफर्म भी कर लीजिएगा अगर आपको डाउट, मुझे थोड़ा डाउट भी है, लेकिन क्रॉस स्टिच होता है, टाका मतलब स्टिच सिलाई करने, मतलब एक स्टिच टाका लगाने का तरीका, सिलाई का तरीका, तो वो मशीन से सिलाई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो हेरिंग बोन को, जिसको क्रॉस स्टिच भी कहते होंगे, यही एक पुराना तरीका माना जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बाकी इसको आप चेक भी कर सकते हो। लेआउट बनाने से क्या लाभ है? तो लेआउट से कपड़े की बचत, समय की बचत, धन की बचत, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सारा काम लेआउट, जब लेआउट हम बना लेते हैं, लेआउट मतलब एक तरह से आउटर डिजाइन कि कैसे काम करना है, तो कब हम अपना सारा काम कर देते हैं, लेआउट मतलब बॉर्डर्स बना देना, किसी के बॉर्डर के अंदर सारी चीज़ों को फिट करना है, तो इससे सब चीज़ की बचत होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल ट्रेड फेयर हर साल किस जगह आयोजित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में आयोजित होता है और दिल्ली के प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर के बीच में हमेशा आयोजित किया जाता है। 14 से 27 नवंबर इसका डेट फिक्स है, प्रगति मैदान दिल्ली में ये होता है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। अब अगला प्रश्न पूछा, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? हमको रिजल्ट देते हैं, तो बारकोड रीडर, और फिर लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, हेडफोन। तो हेडफोन से साउंड, स्पीकर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। तो स्टूडेंट क्या नहीं, बारकोड रीडर ये पढ़ता है, यानी ये पहले इनपुट को लेगा, तो बारकोड रीडर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं। बाकी प्रिंटर और हेडफोन से आवाज आती है, ये सब आउटपुट डिवाइस है, ये तीनों आउटपुट हैं। अगला प्रश्न, वस्त्र की लघुत्तम इकाई है, यानी वस्त्र का सबसे छोटा, किससे वस्त्र बनता है? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो स्टूडेंट सबसे छोटी इकाई रेशा है, रेशे से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से वस्त्र तैयार होता है। चिकनकारी कार्य प्रसिद्ध है। स्टूडेंट ये तो मैंने बताया, चिकन की कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है? यूपी में, और यूपी में कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। यूपी के लखनऊ में प्रसिद्ध है चिकन का वर्क, चिकन कढ़ाई जो वर्क है वो यूपी में प्रसिद्ध है। आप गर्ल्स तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। आउटपुट डिवाइस है, स्टूडेंट्स जो बॉयज़ हैं उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर ये माइनर है तो फिर भी आपको इसको पढ़ के जाके देना ही पड़ेगा, भले आपको अच्छा लगे या थोड़ा बोरिंग लगे। आउटपुट डिवाइस है टेलीविजन, प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट टेलीविजन भी रिजल्ट दिखाता है, मतलब हमको दिखता है उस पर, जिससे हम आदेश देते हैं वो इनपुट, और जो हमको रिजल्ट दिखाता है वो आउटपुट। तो टेलीविजन और लाइन प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिलाई है, तो सिलाई क्या है? सिलाई एक विज्ञान नहीं है, सिलाई एक कला है, ठीक है स्टूडेंट, एक आर्ट है, साइंस नहीं है, एक आर्ट है। अगला प्रश्न, इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, बारकोड रीडर, प्रिंटर। तो माउस इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये रिजल्ट देता है। सबसे ठंडा रंग कौन सा है? तो स्टूडेंट नीले रंग से जुड़े रंग ठंडे रंग में आते हैं, ठीक है। तो नीला और बैंगनी, अब आप इसमें नीले से जुड़े दो रंग मिल जाएंगे, या सियान भी होता है या इंडिगो भी होता है। तो स्टूडेंट आप इसको अगर रेनबो वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी इसको कर लेंगे कि रेनबो में कलर की जो नीचे से ऊपर कलर होता है विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो जो अब ये नीचे वाला जो सबसे कूलेस्ट होता है और आगे वाला सबसे हॉटेस्ट होता है। रेनबो में तो वॉलेट, तो इसमें सबसे जो ठंडा रंग है वो नीला नहीं मान के हम इसमें किसके साथ जाएंगे? बैंगनी के साथ जाएंगे, क्योंकि बैंगनी जो है वो नीले से भी ज़्यादा ठंडा रंग माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी रहेगा। और सबसे गर्म रंग है तो स्टूडेंट लाल, लाल को सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है, फिर ऑरेंज को माना जाता है, तो राइट आंसर जो है रेड, ठीक है। वार्मेस्ट कलर आपका रेड होगा। स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन मैंने आपको कवर किया। आशा करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारी टीम की तरफ से आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक।